दोस्तों नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा जो पिछला वीडियो था वो नीति निर्देशक तत्व से था। पॉलिटी के सेक्शन हम नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में पढ़ रहे हैं। और मैं बता दूं कि हमारी जो पिछली क्लास थी वो आर्टिकल 44 तक थी, जिसमें हमने नागरिक संहिता के संबंध में विषय को पढ़ाया था और अंतिम वो आर्टिकल था। जबकि आज आर्टिकल 45 से 45वां अनुच्छेद से हम आगे बढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि अनुच्छेद 45 बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं 44 का एक व्याख्या आपको यहां बताते जाऊं कि अनुच्छेद 44 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारत में नागरिकों को सिविल कोड या नागरिक संहिता देने की बात की गई है, जिसके अंतर्गत सभी लोगों के लिए एक समान कानून होंगे, एक समान विधान होंगे, एक समान व्यवस्था होगी। बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ गोवा राज्य में लागू है, जबकि इतने बड़े भारत के भूभाग पर अभी लागू होने के लिए उम्मीद की जा रही है। और बहुत सारे लोगों द्वारा कहीं ना कहीं इसकी मांग होती जा रही है कि जल्दी से जल्दी अनुच्छेद 44 इस देश में लागू हो, नागरिक संहिता का अधिकार इस देश में लागू हो। आज जो है दोस्तों हम अनुच्छेद 45 से आगे बढ़ेंगे और आप देख सकते हैं कि मेरा आज का जो क्लास है वो अनुच्छेद 45, 46, 47, 48 ए और 49, 50 और 51 तक के विषय को हम बताएंगे, जो लगभग आज के आर्टिकल आधारित, भले ही हम नीति निर्देशक तत्वों को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी नीति निर्देशक तत्वों में जो विचारकों ने जो अपनी बात रखी है, तथा जो और भी इंपॉर्टेंट, चाहे गांधीवादी युग हो, गांधीवादी व्यवस्था हो या समाजवादी व्यवस्था हो या फिर अन्य प्रकार के उदारवादी व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ कोई विषय हो, अगर नीति निर्देशक तत्वों से संबंध रखता है तो मैं उसको जरूर से पढ़ाऊंगा। लेकिन आज का जो वीडियो है आर्टिकल 51 तक होगा। तो आज हम प्रारंभ करते हैं अनुच्छेद 45। और अनुच्छेद 45 जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है, जैसे अनुच्छेद 44 इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अनुच्छेद 45 बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं, लंबे दिनों के टीचिंग अनुभव से मैं बता सकता हूं दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्वों से जितने बार भी प्रश्न बने हैं, जिस भी आर्टिकल से प्रश्न बने हैं, उसमें सबसे अधिक बार प्रश्न अनुच्छेद 45 से बना है, अनुच्छेद 45 के संबंध से बना है। तो आप एकदम से इसको याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए कि अनुच्छेद 45 आपके परीक्षा में आने वाला है। इसलिए यह अनुच्छेद 45 क्या है, इसको आप जानने के लिए निश्चित तौर पर हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, तथा इसी तरह के सभी आर्टिकलों की व्याख्या मैं आपके सामने रखूंगा। इसलिए हमारे पूरे वीडियोस को आप देखते रहिए। तो दोस्तों हमारा आज का आर्टिकल 45 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ आर्टिकल 45 को हमने सर्कल कर लिया है। और मैं बता दूं कि बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को की शिक्षा की व्यवस्था। दोस्तों 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा के उपबंध तथा बालपन पूर्व देखभाल, इस प्रकार की व्यवस्था को करने की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है। राज्य का यह कर्तव्य है कि जो देश में 6 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं तथा उनके शिक्षा से संबंध या फिर बालपन से पूर्व अवधि के या अवस्था के कोई बालक हैं, तो उनके देखभाल के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाए राज्य। और जो राज्य ऐसा करेगा वह राज्य बेहतर और कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि हमने इसमें जो आर्टिकल 45 में आज जो कुछ भी देख रहे हैं, इसी में 2002 से पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी। प्राथमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क हो भारत में, यह बात कही गई थी, जिसको लागू भी किया गया। तो मैं बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके देश के सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया था। उनका मौलिक अधिकार हो गया है हमारे देश में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा। यह अधिकार उन्हें 21A अर्थात 21A में जोड़कर उन्हें मौलिक अधिकार दे दिया गया है। जबकि मैं आपको बता दूं
कि इसके पहले वह भी सिर्फ नीति निर्देशक तत्वों से संबंध रखता था, और वही नीति निर्देशक तत्व जो 14 वर्ष से लेकर और 6 वर्ष के बीच के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है, वही विषय अनुच्छेद 45 में हुआ करता था। दोस्तों, जब शिक्षा के संबंध में मैं बताऊंगा शिक्षा के उद्भव या विकास एवं उसका वर्तमान पहलू, तो उसमें जरूर इस बात का एक बार पुनः उल्लेख मैं करूंगा, जहां और डिटेल से आपको जानने का मौका मिलेगा कि हमें शिक्षा का अधिकार कैसे कैसे प्राप्त हुआ है और शिक्षा के लिए हमारे देश में क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी समितियां गठित हुई हैं, कब कब अधिनियम बना है, नई शिक्षा कब लाई गई है, पुरानी शिक्षा में कौन सी बातें थी, नई शिक्षा में कौन सी बातें परिवर्तित हुई है, इन सभी बातों का उल्लेख मैं करूंगा। दोस्तों, अनुच्छेद 46 देखते हैं, 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है दोस्तों, ये भी याद करने वाला विषय है और बेहद इंपॉर्टेंट नजर रखने वाला है। एससी और एसटी तथा कमजोर, जिसे दुर्बल भी कहते हैं, को दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। मतलब जैसा कि आपको पता होगा, हमारे देश में एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के लोग शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। बेहद इनकी शिक्षा तथा आर्थिक दशा खराब है, और इनके शिक्षा तथा आर्थिक दशा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदारी उठानी होगी या राज्यों को जिम्मेदारी उठानी होगी। यह बात 46वां में कह दिया गया है, आर्टिकल 46वां में कह दिया गया है, संविधान में कहा गया है। और आपको यह भी पता होगा कि हमारा संविधान 1946 से ही प्रारंभ हुआ था, और तभी यह संज्ञान रख लिया गया था कि हम एससी एसटी तथा दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधा प्रदान करेंगे और उनकी शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास करेंगे, और यह जिम्मेदारी राज्यों को प्रदान की जाएगी। इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 46वां में किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 47वां क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 47वां कहता है पोषाहार स्तर सुधारने। आप देख सकते हैं, जीवन स्तर ऊंचा उठाने, यह भी बात है, और जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर बनाने के लिए राज्यों को कर्तव्य दिया गया। अर्थात दोस्तों, पोषाहार स्तर सुधारने, जो खान पान लोगों का है उसका स्तर सुधारा जाए, इस बात का उल्लेख है। दोस्तों, जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए, जैसे मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों का जीवन, घर मकान हो, पक्की मकान हो, उनके लिए घर में मानव को रहने योग्य सुविधाएं हों, उनके लिए जन स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो, हॉस्पिटलाइज फ्री हो, उनका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर अवेलेबल हो, चिकित्सकीय व्यवस्थाएं इजी हो सकें, आसान हो सकें, लोगों तक पहुंच सकें। इस तरह के कार्यों को राज्य सरकार अपने कर्तव्य मानकर उठावे, और राज्य सरकारों को यह कर्तव्य दिया गया है कि ऐसा करे। और इसी अनुच्छेद 47 में यह भी कहा गया है दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट रूप से है, इसी में गुटखा पान मसाला को प्रतिबंधित करने की बात की गई है। राज्य को कहा गया है कि आप गुटखा पान मसाला को भी प्रतिबंधित करेंगे, तभी पोषाहार सुधरेगा, जीवन स्तर में बदलाव होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित होंगी। तभी यह हो पाएगा जब आप पान मसाला, गुटखा या शराब जैसी चीजों को बंद करेंगे या उसको नियंत्रित करेंगे, लिमिट करेंगे, तथा उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने से आप रोकेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसे समाज में तो अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। अभी नीति निर्देशक तत्वों का विषय है। जिस दिन ये मौलिक अधिकार बनकर हमारे आपके बीच में आ जाएगा, उस दिन राज्य सरकार न चाहते हुए भी गुटखा पान मसाले को बंद रखेगी, क्योंकि आपका अधिकार हो जाएगा और आपके अधिकार से खिलवाड़ करना किसी भी राज्य को नहीं दिया गया अधिकार। चाहे कोई मजबूत प्रधानमंत्री हो, कोई मजबूत मुख्यमंत्री हो, लेकिन वह आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तब यह नहीं कर सकता है जब इसे नीति निर्देशक तत्वों के बजाय मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 47 भी बेहतर आर्टिकल है, और इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 47 और 1947, जब हम 1947 में आजाद हुए तो इसी उम्मीद के साथ आजाद हुए थे ना कि जनता के लिए बेहतर विकल्प हो सकेंगे, जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकेंगी, जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठ सकेगा, सभी प्रकार की बुराइयों को देश से समाप्त करने का प्रयास किए जाएंगे। हम आजाद देश के वो नागरिक होंगे जो अपना कर्तव्य, अपना भविष्य खुद लिखने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। यह सब कुछ 1947 में आजाद होते ही हम सोच पाए थे कि ऐसा हो पाएगा, और ऐसा ही अनुच्छेद 47 में बात कही गई है
जहां जीवन स्तर सुधारने, जीवन स्तर ऊंचा बनाने, पोषाहार ठीक करने तथा पान मसाला इत्यादि को बंद करने की बात कही गई है। तो 1947 और अनुच्छेद 47 को एक साथ जोड़कर आप पोलराइज कर सकते हैं, जिसमें यह बात आपको याद रहेगी और प्रश्न जब देखेंगे तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। दोस्तों 48 क्या कहता है, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन और संरक्षण हो। मतलब भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि तथा पशुपालन जीवन स्तर से जुड़ा हुआ विषय है। देश की बहुत बड़ी आबादी भारत में कृषि से जुड़ी हुई है, पशुपालन से जुड़ी हुई है, और इसका संगठन हो, यह बेहद एक तरह से ढांचागत इसका विकास हो और इनका संरक्षण हो, यह भी बातें राज्य सरकार को कर्तव्य के रूप में निभानी होगी। और अनुच्छेद 48 में इस बात का उल्लेख किया गया है, जिसमें हम कृषि तथा पशुपालन के विकास के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बनाए हुए हैं और राज्य सरकार इस जिम्मेदारी को उठाकर हमारे लिए इसके विकास के अंतर्गत अनन्य प्रकार के कार्यों को कर सके। दोस्तों 48 कृषि और पशुपालन, ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। मानव जाति के लिए तो आपको 1947 में ही है, पशुओं के लिए भी, कृषि के लिए भी विकास हो सके, इस बात का भी दायित्व दिया गया है राज्य सरकारों को या राज्य को, यह अनुच्छेद 48 कहता है। दोस्तों अनुच्छेद 48A एक आर्टिकल है और ए में दोस्तों, हालांकि ए मैं बता दूं आपको कि अनुच्छेद 48A 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि बाद में अमेंडमेंट करके इसे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है और बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत 48A अच्छी है, इसमें लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या इसका मूल बातें हैं, पर्यावरण संरक्षण और एवं संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण हो यानी पर्यावरण सुरक्षित रहे तथा पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाए, संवर्धन हो सके, वन एवं वन जीवों की रक्षा किया जाए। दोस्तों जब तक वन नहीं होगा, जब तक वन जीव नहीं होंगे, तब तक पर्यावरण स्वच्छ हो, पर्यावरण बेहतर हो, इसकी कल्पना तक हम नहीं कर सकते हैं। और यह बातें 1976 में जोड़ी गई थी। आप याद रखेंगे 1976 में यह बातें जोड़ी गई थी और 1986 में हमारे वहां वन जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाए गए थे। आप याद रखेंगे कि वन जीवों के लिए संरक्षण के लिए अधिनियम बनाए गए थे। इसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की सुरक्षा की बात कही गई है। यानी राज्य सरकारों को यह जिम्मेदारी उठानी होगी कि पर्यावरण को संरक्षण तो करे ही, उसका संवर्धन भी करें, पेड़ पौधे लगाए, जीव जंतुओं के रैन बसेरा बनाए। आपको पता होगा कि अभयारण्य से लेकर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किया जाए, जिसमें वन जीव सुरक्षित रह सकें, उसका संवर्धन उसके अंदर हो सके। इस प्रकार के चीजों का विकास लगातार राज्य सरकार को करनी होगी और राज्य सरकार अनुच्छेद 48A के अंतर्गत यह दायित्व निभाए, क्योंकि यह देश हित में है, मानव कल्याण हित में है, जनहित में है। इसलिए स्वच्छ समाज और स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ पर्यावरण का होना आवश्यक है, जिम्मेदारी राज्य सरकारों को निभानी होगी। अब आर्टिकल 49 हम क्या देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय स्तर के, बेहद इंपॉर्टेंट है 49, राष्ट्रीय स्तर के स्मारक, स्थान, वस्तु एवं ऐतिहासिक स्थल का संरक्षण देना होगा, संरक्षण करना होगा। दोस्तों 48 के बाद 49 49वां आर्टिकल जो है, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब तक हम संविधान बनाकर तैयार कर चुके थे 1949 तक। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसमें भारत के राष्ट्रीय स्तर के स्मारक हो, राष्ट्रीय स्तर का वस्तु हो, राष्ट्रीय स्तर का कोई धरोहर हो, राष्ट्रीय स्तर का जो है कि ऐतिहासिक स्थल हो, इन सबका संरक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है राज्य सरकारों को। यह भी आप जान ले, अनुच्छेद 49 में इसका उल्लेख किया गया है कि हर प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के वस्तु हो, ऐतिहासिक स्थल हो, धरोहर हो या कुछ भी ऐसा जो राष्ट्रीय स्तर का हो और जिसका भविष्य में हमारे लिए सीखने का अवसर मिले, हमारे लिए उससे जुड़ने का अवसर मिले, हमारे इतिहास को बताने का वह अवसर हमें दे, इन सभी
स्थानों का या वस्तुओं का संरक्षण राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। इसीलिए आप देखते होंगे चाहे ताजमहल हो, लाल किला हो, या फिर कोई स्तंभ हो भारत में, या गांधी जी से संबंधित या महापुरुषों से संबंधित कोई वस्तु हो, या कोई पुरानी किताब हो, इन सबका संरक्षण होना चाहिए और सबका संरक्षण होता भी है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी राष्ट्रीय स्तर की वस्तुएं या जो है कि स्थल है उन सबका संरक्षण करे। यह 49वें आर्टिकल के अंतर्गत है और भारत का संविधान 1949 में बनकर तैयार हो गया था, जिस संविधान में 49वें आर्टिकल में इन बातों का उल्लेख किया गया है। आप जोड़कर इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 50वां आर्टिकल क्या कहता है। अनुच्छेद 50वां कहता है, बेहद इंपॉर्टेंट है 50वां, और थोड़ा समझिए। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण हो। मतलब कि ऐसा कि आपको पता होगा कि लोकतंत्र में कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना बेहद जरूरी है। हालांकि स्वच्छ लोकतंत्र में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों का 100% अलगाव होना जरूरी है, 100% अलग अलग होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकतंत्र को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि अमेरिका ऐसा देश है जिसने शक्ति पृथक्करण का खूब अक्षरशः पालन किया है, क्योंकि वहां कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों अलग अलग होते हैं, अर्थात व्यवस्थापिका तीनों अलग अलग होते हैं। दोस्तों भारत में भी कोशिश यही किया गया है, लेकिन फिर भी भारत में कार्यपालिका और विधायिका लगभग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि भारत में न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और इसकी कोशिश लगातार जारी रहना चाहिए, क्योंकि जो कार्य करने वाले लोग हैं वही अगर न्याय देना शुरू कर देंगे तो देश में भ्रष्टाचार फैल जाएगा, देश में पशुओं का राज्य उत्पन्न हो जाएगा, देश में न्याय किसी को नहीं मिल सकता है, क्योंकि अपराधी ही अगर न्याय देने वाला हो जाए, गलत कार्य करने वाला ही न्याय देने वाला हो जाए तो न्याय की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए 100% न्यायपालिका को कार्यपालिका से अधिक रखना होगा, अलग रखना होगा। और ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, मॉन्टेग्यू की एक पुस्तक है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। उसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्ध, फ्रांस के रहने वाले थे मॉन्टेग्यू, और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था स्पिरिट ऑफ लॉ के नाम से। उसमें इस बात का उल्लेख भी किए हैं कि अगर स्वच्छ लोकतंत्र बनाए रखना चाहते हो तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अक्षरशः लागू करना होगा, तभी हम लोकतंत्र की उम्मीद भी कर सकते हैं, लोकतंत्र को हम बनाए भी रख सकते हैं। इसीलिए हमारे अनुच्छेद 50 में दोनों को अलग अलग रखने की बात की गई थी, और ऐसा करते हुए हम अनुच्छेद जो है कि 1950 में हम संविधान लागू भी किए। उसी समय से भारत में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग भी कर दिया गया था। तो 50 में संविधान लागू हुआ और 50वें आर्टिकल में ही इसका उल्लेख है। इसलिए आप एक दूसरे से जोड़कर इसे याद रखेंगे और लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। दोस्तों अंतिम आर्टिकल आज का 51 अनुच्छेद 51, और अनुच्छेद 51 भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के हर आर्टिकल पर आपकी नजर रहनी चाहिए। तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की बात की गई है, अनुच्छेद 51 में की गई है। और आप सबको मालूम होगा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जब तक अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा नहीं रह पाएगी तब तक आप शांति में रहें, आप सुरक्षित रहें, इस बात की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि अगर हमारा पड़ोसी हमसे दुश्मनी पाल लेता है तो हमारी शांति भंग होने लगती है, हमारी सीमाओं पर लगातार गोलीबारी देखने को मिलता है, युद्ध की स्थिति बनी रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान भारत की सीमाओं को देख सकते हैं, जहां एलओसी पर, एलएसी पर और एलओसी पर, चीन और भारत के बीच में जो एलओसी है वहां, एलएसी है वहां, या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एलओसी है वहां, उन सीमाओं पर लगातार युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है या कभी कभी झड़प भी आप देखते हैं। इसलिए हमारा संविधान अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की बात करता है। और नीति निर्देशक तत्व के अंतिम आर्टिकल में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जब तक राज्य सरकारों को यह भी जिम्मेदारी उठानी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनी रहे, और यह प्रयास हर देशों का अपना दायित्व होना चाहिए, हर राज्यों का अपना कर्तव्य होना चाहिए, ताकि दुनिया शांति रहेगी, दुनिया सुरक्षित रहेगी,
तो मानव जीवन का जो उत्थान है सही ढंग से होगा, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में हम किसी से अलग रहकर नहीं रह पाएंगे, हम किसी से अलगाव रखकर नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय देशों को सुरक्षित रखने तथा शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारा संविधान भी उठाता है और राज्यों को कर्तव्य भी देता है कि आप भी ऐसा कोशिश करते रहें। तो दोस्तों, आज हम आर्टिकल 45 से लेकर आर्टिकल 51 तक सभी प्रकार के अनुच्छेदों की महत्वपूर्ण व्याख्या को आपके सामने रखे हैं। अगर हमारे नए व्यूअर्स होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बीच में पहुंचता रहेगा और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि इसी प्रकार के बेहतर और बेहतर हम आपके बीच में लेकर क्लासेस बने रहेंगे, वीडियोस बने रहेंगे। आप हमारे पूरे वीडियोस को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।